कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना सुशील सर अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आप लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने का जो एक निर्णय लिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है और उसके 2 पार्ट बनकर आप लोगों को दे दिया गया है। 2 पार्टों में आप लोगों ने संख्याओं के बारे में जाना है। पार्ट 2 में आपने जाना था भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में, और आज पार्ट 3 में आप लोगों को अभाज्य संख्या को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और उसमें अभाज्य संख्या के कुछ और पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। पार्ट 3 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का पार्ट 3 शुरू करना है और आज संख्या पढ़ी जा रही है सह अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग को प्राइम नंबर्स के नाम से भी जानते हैं, जिसका अंग्रेजी नाम को प्राइम नंबर होता है और हम लोग हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्या। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर परिभाषा लिखी हुई दिख रही है, थोड़ा समय बचाने के लिए ऐसा किया गया है। पहली ही परिभाषा लिखा जा सकता है, दूसरी लिखी नहीं जा सकती, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है भैया, सामान्य सा बोर्ड है, तो ऐसे ही अभी पढ़ाना है, लिख कर ही पढ़ाना है, थोड़ा टाइम लगा करेगा, तो आप लोग उतने से ही थोड़ा संतुष्ट होइए। देखिए यहाँ परिभाषा सहअभाज्य संख्या की लिखी, हम आपको समझाए देते हैं। कह रहा है जिन 2 प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है वह दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। मीन्स ये हुआ कि 2 संख्याएं हैं और वो दोनों संख्याओं का जो मासा है, जिसको आप लोग HCF कहते हो या महत्तम समापवर्तक कहते हो, वो 1 होना चाहिए। यानी 1 के अतिरिक्त उनका मासा कुछ भी नहीं होगा, मासा उनका 1 होगा। ऐसी सभी संख्याओं का जो जोड़ा होगा, युग्म होगा, क्योंकि 2 प्राकृतिक संख्याओं की बात की जा रही है, दो प्राकृतिक संख्याएं, तो दोनों संख्याएं क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। इसको हम एक तरह से और भी कह सकते हैं, अथवा करके परिभाषा लिखी है, ये भी सहअभाज्य संख्या की ही परिभाषा है। कह रहा है संख्याओं का ऐसा युग्म, यानी दो संख्याओं का जोड़ा जिनका 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। मीन्स 1 के अतिरिक्त उन्हें कोई अन्य संख्या डिवाइड ना कर सके, ऐसी सभी संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो आइए देखते हैं इनका एग्जाम्पल क्या होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 2, 3, ये जो युग्म है ये सहअभाज्य संख्या का युग्म है। क्यों? क्योंकि 2 और 3 का मासा 1 है। 2 और 3 को 1 के अलावा कोई भी विभाजित नहीं कर सकता है। तो यहां पर 2 और 3 का मासा 1 है, यानी इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है। 1 के अतिरिक्त इनको कोई डिवाइड नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में ये सहअभाज्य संख्या है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे 4, 7, ये भी क्या है? सहअभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्या। क्यों है? क्योंकि 4 को 2 डिवाइड कर सकता है, 7 को कोई नहीं कर सकता है, यानी दोनों को केवल 1 डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब दोनों का मासा क्या होगा? 1 होगा। ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं होती हैं, सम भी हो सकती, विषम भी हो सकती हैं, है ना। जैसे 3 और 5 की बात कर लीजिए, ये लीजिए 3 और 5 की बात कर लीजिए, दोनों का मासा 1 होगा, क्योंकि 3 को 3 ही विभाजित कर सकता है, 5 को 5 ही विभाजित कर सकता है, लेकिन 1 दोनों को विभाजित कर सकता है। तो 3 और 5 का मासा क्या होगा? 1 होगा। अन्य संख्याएं भी आपकी ली जा सकती हैं, जैसे 7, 13, ये संख्या भी सहअभाज्य संख्या। जैसे 8, 11, ये भी क्या है? सहअभाज्य संख्या है। जैसे 15, 19, ये भी क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ऐसी सभी संख्याएं आपकी सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं जिनका मासा 1 होता है, ठीक है। सभी संख्याएं आपकी सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे यहाँ 4 है, ये सम संख्या है, और ये 7 है, विषम संख्या है। तो भैया
विषम संख्या सम संख्या का भी पेयर हो सकता है, क्योंकि इनका भी मासा एक होता है। देखिए 4 और 7 को कोई नहीं डिवाइड कर सकता एक के अतिरिक्त, तो एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है एक, इसके अतिरिक्त कोई नहीं है, इनका मासा एक है, इसलिए ये सह अभाज्य संख्या है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, परिभाषा समझ लिए कि आपका महत्तम समापवर्तक एक होना चाहिए, माने एक के अतिरिक्त कोई समापवर्तक नहीं होना चाहिए, महत्तम समापवर्तक नहीं होना चाहिए, या एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता, तभी कहलाएंगी सह अभाज्य संख्या। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। एक और बात यहां से आपको सुझाते हैं, कोई भी दो जो प्राकृतिक संख्या होती है, कोई भी दो जो नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होता है, वो क्रमागत होंगी, अगर जैसे क्रम से आएंगी, क्रमागत, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सदैव जान लीजिए सह अभाज्य संख्या होती है, यानी दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सह अभाज्य संख्या होती हैं। नोट में आप लोग लिख सकते हैं, यहां पे नोट में लिखा जा सकता है, यहां पे हिंदी में ही लिख सकते हैं आप। चलिए देखिए, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, इसी अभाज्य संख्या के बारे में ही बताएंगे आपको। देखिए अभी हमने कहा कि जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं ना, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो हमेशा सह अभाज्य संख्या होती हैं। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, लिख देता हूं नोट, दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं सह अभाज्य संख्या होती हैं। जो दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सह अभाज्य होती हैं। जैसे कहने का मतलब ये है भैया, कोई भी दो जैसे क्रम से आनी चाहिए, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 10 11, 20 21, ये यानी क्रम से अगर वो संख्याएं आती हैं, क्रम से, देखिए क्रम से हैं, क्रमागत संख्याएं हैं और प्राकृतिक संख्याएं हैं और क्रम से आती हैं, तो ये सभी क्या होंगी, सह अभाज्य संख्या होंगी। तो ध्यान देना, जैसे सवाल आती है, आपसे पूछा जाता है, जैसे 4 पेयर दे दिया जाएगा और उस पेयर में पूछा जाएगा कि इसमें सह अभाज्य संख्या कौन सी है, तो उन पेयर में आपको पहचानना आसान होगा। अगर कहीं भी दो प्राकृतिक संख्या साथ साथ आ जाती है अगल बगल की, तो आप पहले ही जान जाइएगा कि ये सह अभाज्य संख्या है। और फिर दूसरा तरीका ये है कि आप उन संख्याओं को देखिएगा, अगर वह संख्याएं जिनका मासा एक हो जाए, यानी किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो, तो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी संख्या है सह अभाज्य संख्या होती हैं। एक और बात नोट करिएगा, नोट 2 में नोट करिएगा, नोट 1 को रेड से कर देते हैं, नोट 1, नोट 2 आपका ये होगा, दो सह अभाज्य संख्या, या ऐसे कह लीजिए सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, संख्याओं का मासा एक होता है। ठीक, अगर पूछा जाता है दो सह अभाज्य संख्या का मासा क्या होगा, तो एक होता है। और नोट 3 में जानिएगा कि सह अभाज्य संख्याओं का, सह अभाज्य संख्याओं का लासा, लघुत्तम समापवर्त्य लासा, दोनों का गुणनफल होता है, दोनों का
गुणनफल होता है। कहने का मतलब ये है जैसे 5 और 6 का लासा पूछा जाए, लासा क्या होगा, तो दोनों का गुणनफल होगा, 5 छंग 30, यही आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। ये तो कहने का मतलब ये है कि दो संख्याओं का जो HCF होता है यानी मासा होता है, जो सहअभाज्य संख्या अगर हैं तो उनका मासा सदैव 1 होगा, और अगर सहअभाज्य संख्या है और उनका लासा पूछा जाता है तो उसका लासा क्या होगा, दोनों का गुणनफल होगा। माने दोनों संख्या का गुणा कर दीजिए, आपको लासा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो लासा और मासा हो गया। और एक नोट ये हो गया कि अगर दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या तो सहअभाज्य संख्या होती है, वो कहीं की भी हो सकती है भैया। बड़ी सी बड़ी संख्या ली जा सकती है, 101 और 102 ली जा सकती है, 1001 और 1002 ली जा सकती है, 1,00,000 भी ली जा सकती है। तो कहने का मतलब जो भी संख्या है, अगर इस तरीके की संख्या हमको मिलती है तो सब की सब क्या होगी, सहअभाज्य संख्या होगी। ध्यान रहे क्रमागत होनी चाहिए, माने एक के बाद दूसरी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका सहअभाज्य वाला कॉन्सेप्ट। सहअभाज्य संख्या क्या होती है वो बता दिए, परिभाषा बता दिए, 3 नोट बता दिए, लासा और मासा के बारे में बता दिया, और साथ ही साथ आपको प्राकृतिक संख्याओं को बता दिया कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सहअभाज्य संख्या होती हैं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक संख्या होता है जिसका नाम होता है जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या होता है, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो आइए देखते हैं ये जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है भैया। जुड़वा अभाज्य संख्या। और इस जुड़वा अभाज्य संख्या का एक और नाम क्या होता है, कहीं कहीं मिलता है लिखा युग्म अभाज्य संख्या। क्या मिलता है, युग्म अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या। और इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम, ध्यान देना PRI है ये, प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो भैया जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या जिसका एक और नाम क्या होता है, युग्म अभाज्य संख्या होता है। जुड़वा अभाज्य संख्या जिसका एक और नाम युग्म अभाज्य संख्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इनकी परिभाषा क्या होती है। क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। ठीक है ना, यदि दो अभाज्य संख्याओं के बीच, यदि, यहीं से लिख देते हैं, यदि दो अभाज्य संख्याओं के बीच, यदि दो अभाज्य संख्याओं के बीच दो का अंतर, ध्यान देना, यदि दो अभाज्य संख्याओं के बीच दो का अंतर हो तो दोनों, दो का अंतर हो तो दोनों संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, यह युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती। ध्यान देना, यदि दो अभाज्य संख्याओं के बीच दो का अंतर हो, पहली चीज तो ये नोटिस कर लीजिएगा कि दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये बात नोटिस कर लीजिएगा। पहली बात तो ये कि दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए। और दूसरी बात जो नोटिस करना है वो ये कि दो का अंतर होना चाहिए। कितने का अंतर होना चाहिए, दो का अंतर होना चाहिए। तो अगर दो अभाज्य संख्याएं हो और उनके बीच दो का अंतर हो तो ऐसी दोनों संख्याएं जो होंगी वो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो आप लोग जान गए कि अभाज्य संख्या का दो ऐसी अभाज्य संख्याएं
जिनके अंतर क्या हो, 2 हो, यानी जिनको घटाया जाए तो उनके बीच का अंतर आए 2, ऐसी सभी संख्याएं ट्विन प्राइम नंबर्स, युग्म भाज्य संख्या या जुड़वा भाज्य संख्या कहलाती हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आइए देखते हैं कौन कौन सी युग्म भाज्य संख्या। तो भैया एक संख्या तो मिल जाएगी 3 और 5। देखिए 3 और 5, 3 5 क्यों, जरा समझिएगा भैया। 2 क्यों नहीं लिए, क्योंकि 2 के बाद आएगा अगला 3, और 2 और 3 के बीच अंतर कितना होता है, 1 का। तो 3 5 लिया, अंतर कितना चाहिए, 2। जरा देखिए 5 से 3 घटाइए, देखिए 2 मिलता है कि नहीं, तो 5 से 3 गए 2, इसलिए ये आपका ट्विन प्राइम नंबर है। और क्या मिलेगा भैया, अगला 5 और 7, क्या मिलेगा, 5 और 7, तो 3 5 हो गया, 5 7 हो गया। फिर क्या मिलेगा, देखिए 7 9 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 9 तो अभाज्य संख्या ही नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे तो अगली संख्या मिलेगी हमको 11 और 13। क्या मिलेगा, 11 और 13, क्योंकि 11 भी आपकी अभाज्य संख्या होती है, 13 भी आपकी अभाज्य संख्या होती है ना। इसके बाद हमको क्या मिलने वाला भैया, 17 और 19। देखिए 17 और 19, जो 17 होता है वो भी अभाज्य संख्या है, 19 भी आपकी अभाज्य संख्या है। फिर क्या मिलनी है, इसके बाद आपका क्या मिलना है, देखिए इसमें फिर अभी तो फिलहाल 20 तक में कुछ नहीं मिलना है। जब आप 20 से 30 के बीच में जाएंगे तब आपको मिलना है 29 और 31, यानी उसके पहले तो नहीं मिलना है, क्योंकि आप देखेंगे जो अभाज्य संख्याएं हैं उसको हमने पार्ट 2 में आपको समझा दिया है, तो उसमें से तो नहीं मिलना है। तो अब आपको कौन सी मिलेगी, 29 और 31। क्या मिलेगी, 29 और 31। देखिए 1 2 3 4 और 5, 29 और 31 हो गई। इसके बाद कौन सी मिलनी है, तो भैया 30 और 40 के बीच तो नहीं मिलेगी, अब मिलनी है 41 और 43 के बीच में। यहां लिखा जा सकता है शायद 41 और 43 के बीच में, है ना, 41 और 43। देखिए सबके बीच का अंतर 2 है, जो खास बात है वो यही है कि सबके बीच का अंतर 2 है। 43 से 41 घटाइए, देखिए 2 मिलेगा, 31 से 29 घटाइए 2 मिलेगा, 19 से 17 घटाइए 2 मिलेगा, 13 से 11 घटाइए 2 मिलेगा, सबके बीच का अंतर 2 है। अगली कौन सी संख्या होती है, देखिए 50 तक में तो कई संख्या होती है, आपने देख भी लिया है, लेकिन इसके बाद आपकी संख्या कम होती है। इसके बाद आपको क्या मिलनी है, तो भैया इसके बाद मिलना है 59 61। क्या मिलना है, 59 61। तो एक संख्या ये होती है, और एक संख्या 70 वाले में होती है, 70 की दहाई में होती है, वो होती है 71 और 73। 71 और 73। बाकी 100 तक के बीच में अब कोई भी युग्म ऐसा नहीं मिलेगा जो आपका क्या हो, अभाज्य हो, और साथ ही साथ उनके बीच 2 का अंतर हो। 100 तक तो नहीं मिलना है, तो कितनी संख्या मिली, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इसमें भी एक नोट आप लिख सकते हैं, नोट लिख सकते हैं, कभी कभी पूछा जाता है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, कहां से, 1 से 100 तक, माने 1 से लेके 100 तक के बीच कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या होती है, या ऐसे कह लीजिए कि कितने जुड़वा अभाज्य संख्याओं के जोड़े होते हैं या युग्म होते हैं, ठीक है ना। यानी कितने युग्म प्राप्त होंगे आपको जुड़वा अभाज्य संख्या के या युग्म अभाज्य संख्या के, कितने जोड़े प्राप्त होंगे। तो आप लिखिएगा 1 से 100 तक में, 100 तक में युग्म लिखिए या जुड़वा लिखिए, जुड़वा, जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य संख्या के कितने जोड़े, 8 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं, 8 जोड़े होते हैं। ध्यान दीजिएगा 8 जोड़े होते हैं भैया। 1 से 100 तक में जुड़वा अभाज्य संख्या के 8 जोड़े होते हैं। ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि 1 से 100 में जुड़वा अभाज्य संख्या के कितने जोड़े होते हैं। तो जानिएगा कितने जोड़े होते हैं, देखिए 8 जोड़े होते हैं। और वो 8 जोड़े कौन कौन से हैं ये भी आपको दिखा दिया गया है। कभी कभी बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपसे ये पूछा जाता है, इसमें से कोई भी एक युग्म दे देगा, आपसे कहेगा 3 रॉन्ग रहेंगे, एक इसमें से करेक्ट रहेगा, और आपसे ये पूछेगा कि इसमें कौन सा जोड़ा या कौन सा युग्म भाज्य संख्या है या जुड़वा भाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर है।
तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, युग्म अभाज्य संख्या क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें हम कि ये क्या होते हैं ये दोनों, जैसे जुड़वा अभाज्य संख्या या फिर युग्म अभाज्य संख्या, और कैसे सवालें पूछी जाती हैं, तो आइए देखते हैं कि कहीं कोई सवाल जो पूछी गई है तो किस तरीके से पूछी जाती है, क्या पूछा जाता होगा इसमें, है ना। उन सवालों की बात कर लेते हैं। फिलहाल सवाल हमने ये कहा है कि पहले परिभाषाएं बता देंगे, समझा देंगे, उसके बाद आपको हम सवालें जब बहुविकल्पी सवालों को कुछ इकट्ठा करेंगे जो कई आपके जो एग्जामों में पूछी गई होंगी, तब वहां आपका ये भी क्लियर हो जाएगा ना कि आपने इनको पढ़ा है या नहीं। तो उन सवालों को मैं लगवाऊंगा और आपसे ही पूछूंगा कैसे लगेंगी वो सवालें, और उसके बाद आपको समझाऊंगा। तो आप परिभाषा याद कर लीजिए, उसके बाद सवालों को मैं करा दूंगा जो ईयर कई एग्जामों में पूछी गई हैं। आइए अगला कोई दूसरा परिभाषा लेते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या के अलावा, और क्या आपको हम बता सकते हैं। अभी फिलहाल एक आध संख्या और ले लेते हैं। आपने एक संख्या के बारे में सुना है भैया, आपको बताने वाला हूं मैं, रामानुजन संख्या होती है। एक रामानुजन संख्या होती है। रामानुजन हमारे एक बहुत ही विशिष्ट गणितज्ञ हैं, उनकी एक संख्या है। आइए आज वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है तो बहुत कुछ सम्मिलित नहीं कर सकता इसमें, एक छोटी सी संख्या मैं इसमें डाल रहा हूं, रामानुजन संख्या। आइए देखते हैं रामानुजन संख्या क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए। रामानुजन संख्या, रामानुजन संख्या, ये रामानुजन संख्या क्या होती है इसी के बारे में आपको पढ़ना है, रामानुजन संख्या के बारे में, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा रामानुजन संख्या क्या है। उन्होंने एक संख्या दिया जो जिसको हम लोग रामानुजन संख्या कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी हम परिभाषा क्या कह सकते हैं, माने इसके परिभाषा के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले रामानुजन संख्या की हम क्या पढ़ते हैं, परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी लघुत्तम प्राकृतिक संख्या, ऐसी लघुत्तम, लघुत्तम मतलब छोटी सी छोटी, लघुत्तम प्राकृतिक या प्राकृत संख्या, ऐसी लघुत्तम प्राकृत संख्या जिसे दो संख्याओं, जिसे दो संख्याओं के घनों के योग के, देखिएगा, ऐसी लघुत्तम प्राकृतिक संख्या जिसे दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो भिन्न भिन्न प्रकार से देखिएगा, ऐसी लघुत्तम प्राकृतिक संख्या जिसे दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो भिन्न भिन्न प्रकार से लिखा जा सके, रामानुजन संख्या कहलाती है। ये ऐसी लघुत्तम प्राकृतिक संख्या यानी दो ऐसी प्राकृतिक संख्या दो संख्याओं के घनों के रूप में लिखा जा सके, यानी दो घनों के योग के रूप में लिखा जा सके। ध्यान दीजिएगा, जिसे दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो भिन्न भिन्न प्रकार से लिखा जा सके, रामानुजन संख्या कहलाती है। और यहां आपको बता दूं मैं, यहां पे 1729 को रामानुजन संख्या कहते हैं। 1729 को, ये 1729 को रामानुजन संख्या कहते हैं। अब जरा समझिएगा 1729 को रामानुजन संख्या क्यों कहते हैं।
तो भैया हमने कहा दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो भिन्न भिन्न प्रकार से लिखा जा सके, यानी अगर हम इसको दो घनों के रूप में ऐसे 1729 है, अब 1729 को दो तरह से लिखना है और घनों के रूप में लिखना है। ध्यान देना, तो एक तो लिख सकते हैं हम 9 की घात 3 और प्लस 10 की घात 3। देखिए 9 का घात 3 जो होता है, जरा देखिएगा 9 का घात 3 का मतलब होता है 9 का 3 बार गुणा। ये देखिए तो 9 9 81, 81 9 729 होता है भैया। और 10 की घात 3 की बात करूं तो 10 गुणे 10 गुणे 10 इज इक्वल टू होता है 1000, और अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो मिलता है 1729। समझ गए ना, इनको ऐड कर दिया जाए तो मिलता है 1729। तो एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन वहां क्या कहा गया, कहा गया घनों के योग के रूप में दो भिन्न भिन्न प्रकार से लिखा जा सके, माने दो तरह से लिखा जा सके। एक तो लिख लिया तुमने, दूसरी तरह से भी लिखो। तो भैया अगला होता है 1 की घात 3 और प्लस 12 की घात 3। अब देखिएगा 1 की घात 3 भैया 1 का 3 बार गुणा कर दो, 1 का 3 बार गुणा 1 ही आता है, और 12 का 3 बार कर दो जरा, तो 12 गुणे 12 गुणे 12, तो 12 बराबर में 144, बराबर में 1728। अब जरा दोनों को जोड़ दो, 1 के साथ 1728 जोड़ दो, देखो 1729 मिल गया। तो हम समझ गए ना, ये देखिए 1729 दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में हम इनको व्यक्त कर सकते हैं, वो भी दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं। ये देखिए दो तरह से, पहली तरह और दूसरी तरह, दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं। इसी संख्या को क्या कहते हैं, रामानुजन संख्या कहते हैं। तो ऐसी ही विशिष्ट प्रकार की संख्याओं को अगले पार्ट में जो वीडियो 4 होगा, पार्ट 4 होगा, उसमें हम पूर्णकालिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको संपूर्ण संख्या कहते हैं या पूर्णकालिक संख्या कहते हैं। ऐसी ही कुछ संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेंगे हम लोग उसके लिए, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट 4 में, तब तक आप पार्ट 3 में इन संख्याओं के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।